अब सपोज करो फार्मर ने एक सोइंग सीजन होता है। सोइंग सीजन का मतलब है जिस टाइम पे बुआई होती है, ठीक है। सोइंग सीजन मान लो अभी जनवरी में है और 3 महीने बाद हार्वेस्टिंग सीजन है। हार्वेस्टिंग वो है फरवरी मार्च, मान लो अप्रैल में है। अप्रैल में ही होता है वैसे, क्योंकि बैसाखी आती है तो अप्रैल में है। अब लेकिन आज ही खर्चा कर दिया है फार्मर ने, तो सारा अपना भाई उसने अपना सारा पैसा लगा दिया है उसकी सीड्स लाने में, उसमें हल जोतने में, पानी डालने में, उसको दाना पानी देने में। अब उसको ये नहीं पता कि 3 महीने बाद जो फसल आएगी वो कैसी आएगी और वो कितने में बिकेगी। तो उसके पास एक रिस्क है। अब वो अपना रिस्क कोई ऐसा भंडार ढूंढता है वो आज ही कि यार मेरा ये रिस्क ले ले। अब ये रिस्क कैसे ले ले? वो आज ही कोई ऐसा सौदा करना चाहता है कि 3 महीने बाद एक एक्स अमाउंट पे मेरी फसल का आज ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि मैं ले लूंगा, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड, अब सपोज करो फार्मर ने ये सब खर्चे के लिए 100 रुपए खर्च करे, मान लो इसने 100 रुपीज खर्च करे और वो चाहता है कि मेरा 105 रुपए, जब ये अप्रैल आए तो 105 रुपए में मेरी ये चीज बिक जाए, ठीक है। लैंडलॉर्ड को लगता है कि यार 3 महीने बाद फसल बड़ी जबरदस्त आएगी और मार्केट में इसका प्राइस हो जाएगा 125 से 130, 140, 150 रुपए, ओके। तो वो बोलता है कि चल ठीक है, मैं 105 में इससे आज ही सौदा कर लेता हूं। तो लैंडलॉर्ड क्या फार्मर के पास आता है और बोलता है ठीक है आज ही डन करा, अभी जनवरी चल रही है ना, तू हार्वेस्ट कर, फसल उगा, मैं ले लूंगा तेरे से 105 रुपए। इसे क्या कहते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो आज ही उसने आगे का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ओके। तो लैंडलॉर्ड 105 रुपए में बाय कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेता है और फार्मर ने अननोइंगली एक तरह का सेल कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, ठीक है। भाई सेल करेगा ना ये, और अंडरलाइन क्या है इसमें? क्रॉप। अंडरलाइन इज अ क्रॉप। क्रॉप का एक्सचेंज हो रहा है, इसके पास क्रॉप है, इसको चाहिए क्रॉप। अब आता है जी ये वाला सीजन, हार्वेस्टिंग का जनवरी आता है। अब जनवरी में 2 आउटकम ही हो सकते हैं, या तो फसल बढ़ जाती है या गिर सकती है। अब अगर मान लो बढ़ जाती है तो किसको फायदा? अगर बढ़ गई तो किसको फायदा? लैंडलॉर्ड को फायदा, भाई उसको तो 105 रुपए में मिलेगी। तो बढ़ गई मान लो 120 रुपए हो गई, तो लैंडलॉर्ड को +15 रुपीज पर यूनिट का फायदा। अगर फसल गिर जाती है, सपोज 90 रुपए आ जाती है, तो किसको फायदा? किसान को फायदा कि भाई फसल जो मार्केट में जो चीज 90 की आ गई है वो अब उसकी 105 में ही बिकेगी, तो उसको 15 रुपए का फायदा। तो यहां फार्मर को फायदा, फार्मर को +15। तो इसका मतलब है अगर अंडरलाइन का रेट बढ़ जाता है तो बायर को फायदा, और अंडरलाइन का गेट अगर गिर जाता है तो सेलर को फायदा। दिस मेक्स अ कॉमन सेंस, बहुत ही कॉमन सेंस है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पे क्या थी, ये अब अगर ये बढ़ भी जाती है, सपोज 120 रुपए बढ़ भी गई, तो क्या फार्मर को नुकसान है? कोई नुकसान तो कोई नहीं है ना फार्मर को। लेकिन अगर ये 90 आ गई तो बायर को नुकसान है, क्योंकि बायर इज अ रिस्क टेकर और जो फार्मर है ही इज अ रिस्क मिटिगेटर, रिस्क ट्रांसफरर। क्यों रिस्क ट्रांसफरर? क्योंकि उसके पास अंडरलाइन एसेट है। भाई अंडरलाइन एसेट अगर किसी के पास होता है ना, तो वो क्या है, उसको बस एक मिनिमम प्रॉफिट ही मिलेगा, उसके बाद का प्रॉफिट अगले का है। और वो नीचे भी गिर गया तो भी क्या है, दिक्कत है भाई, वो 5 रुपए तो उसके सेफ ही है, उसके पास एसेट है, वो एसेट को ट्रांसफर कर देगा। ओके, ये चीज अभी आप थोड़े दिन बाद, थोड़ी देर बाद, या हो सकता है अगली क्लास में सी को समझ में आए जब हम रियल में फ्यूचर्स की बात करेंगे। तो एसेट का ट्रांसफर होता है इसमें, तो इसे कहते हैं हम फिजिकल डिलीवरी, फिजिकल सेटलमेंट हुई है। भाई असली में क्रॉप का लेना देना हुआ होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे का लेना देना होगा। अगर 120 आ जाए चाहे 90 आ जाए, फार्मर अपनी क्रॉप का पूरा जितने भी टन का या क्विंटल का सौदा हुआ वो देगा ही देगा। ओके, बट अब यहां एक दिक्कत थी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ी दिक्कत थी लीगैलिटीज की। भाई अगर 120 आ जाए, मान लो फार्मर मुकर जाए, मैं तो नहीं देता, मैं तो जाके मार्केट में बेचूंगा। 90 आ जाए, लैंडलॉर्ड मुकर जाए, मैं नहीं लूंगा। इसे हम कहते थे काउंटर पार्टी रिस्क। तो काउंटर पार्टी रिस्क बहुत बड़ा हुआ करता था, सबसे पहला रिस्क। दूसरा रिस्क लिक्विडिटी रिस्क। भाई इन दोनों का सौदा जो हुआ है वो आपस में हुआ है, मेरा और मनदीप का सौदा आप लोगों को नहीं पता। तो अगर मनदीप बैकआउट हो जाए या मैं बैकआउट हो जाऊं, तो जो दूसरा वाला पार्टी है वो किसी और के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये लिक्विडिटी रिस्क है।
मतलब कि आपके कोई आपका सौदा आप ही के पास है और आप ही को कंडीशंस पता है। दूसरा रिस्क, पहला रिस्क काउंटर पार्टी रिस्क, दूसरा लिक्विडिटी रिस्क, तीसरा बड़ा रिस्क होता था कोई रेगुलेटर ही नहीं है बीच में, कोई स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है। कितनी फसल हम दोनों मान लो 1 क्विंटल की फसल का ट्रेड कर रहे हैं, हमें देख के कोई 50 क्विंटल की फसल का ट्रेड कर रहा है, कोई 100 क्विंटल की फसल कर रहा है, तो देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वर नॉट ऑनर्ड, ऑनर ही नहीं होते थे। मतलब अगर 10 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो 10 में से मुश्किल से 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होता था। और ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता था? इट इज अ वर्बल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फार्मर एंड लैंडलॉर्ड। इसको दूर करने के लिए MCX, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, उसका मालिक था जिग्नेश शाह, वो पुराना गांव का ही बंदा था, वो सब ये दिखता था। उसने एक ऐसा एक्सचेंज लॉन्च किया MCX और NCDX, मेनली NCDX, नेशनल कॉमोडिटी एक्सचेंज, जिसमें कि ये सारे के सारे जो फसल हैं, मसाले हैं, वो ट्रेड होंगे। आपका बीकानेर बहुत बड़ी मंडी है इसकी, बीकानेर चने की मंडी है बहुत बड़ी, ग्वारगम की है। तो ये सब क्या, ये लिस्ट हुए। अब ये बोला गया कि भैया फार्मर और लैंडलॉर्ड दोनों आके यहीं रेट देखेंगे। फार्मर को माल बेचना है, यहां बेच दो, और जिस दिन एक्सपायरी होती है या जिस दिन सेटलमेंट करना है उस दिन आके आपके गोदाम से माल उठा के आप दूसरे के गोदाम में भेज दो, हम बता देंगे कि फिजिकल डिलीवरी कहां देनी है। और अगर लैंडलॉर्ड को माल लेना है तो वो भी यहीं से आए। तो उसने एक एक्सचेंज दे दिया जहां पे एक स्टैंडर्डाइज टर्म्स हो गई, स्टैंडर्डाइज लीगैलिटीज हो गई, कोई भी उससे बैकआउट नहीं हो सकता था, क्योंकि दोनों से मार्जिन लिया जाता था, सिक्योरिटी ली जाती थी। मैं और ये शर्त लगा रहे हैं तो मैं बोलता हूं मेरे को इस पे विश्वास है, वो बोलता है मेरे को भी इस पे विश्वास है, तो ये बोलता है सर ऐसा करो आप दोनों मेरे को 20-20 हजार रुपए दे दो, ठीक है। तो जो शर्त जीतेगा और अगर दूसरा बैकआउट हुआ उसके 20 हजार फॉरफिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा मार्जिनिंग सिस्टम आया। तो इस तरीके से फ्यूचर्स का ओरिजिन हुआ।